हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुनील हालाखंडी के व्यूज में। कल हमने हमारे पॉलिटिकल हेड बाबा के साथ में चर्चा की थी कि तीन मुख्य जो मंत्री थे, जो तीन कैबिनेट मंत्री थे, जो मुख्य रूप से जिनको 12 मंत्रियों की लिस्ट में से केंद्रीय कैबिनेट के रिशफल में हटाया गया था, उनके संभवतः क्या कारण रहे होंगे। इस मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के समय या से कुछ थोड़े समय पहले एक नया मंत्रालय, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं कि इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, या और हिंदी में सहकारिता मंत्रालय उसका नाम दिया गया था। हिंदी का जो सहकारिता मंत्रालय है वो तो कुछ समझ में आता है, क्योंकि सहकारिता भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है। कुछ राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बंगाल और केरला में, जहाँ पे कम्युनिस्टों का बहुत प्रभाव रहा है। इससे थोड़े दिन पहले ही सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में एक अध्यादेश जारी किया था, एक कानून बनाया था, जिसमें बहुत कुछ पॉलिटिशियंस को का इंटरफेरेंस उसमें बहुत कम कर दिया था, और उस बैंकों को सीधा रिजर्व बैंक के अंडर में ले आए थे, और उनको भी रिजर्व बैंक के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा एक अध्यादेश आया था, जिससे काफी खलबली मची थी उन नेताओं में, विशेषकर जो कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करते हैं और वहां से काफी कुछ आर्थिक फायदा उठाते हैं। इसमें मुख्य जो पैसा पड़ा था वो शायद शरद पवार थे। तो अब ये जो सहकारिता मंत्रालय है, ये क्यों गठन किया गया है, क्यों गठित किया गया है, और हिंदी में तो समझ में आता है कि सहकारिता मंत्रालय है, और अंग्रेजी में इसको क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं कहा गया। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे पॉलिटिकल हेड बाबा से। तो स्वागत है बाबा आपका। बैकग्राउंड तो आज के जो विषय है उसका भूमिका तो मैंने बांध दी है, तो आप सीधे ही शुरू हो जाइए कि सबसे पहले तो ये मंत्रालय का नाम अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन क्यों रखा है, और हिंदी में तो फिर भी समझ में आता है कि क्यों ऐसे सहकारिता मंत्रालय रखा गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि इसमें अमित शाह को क्यों इसका प्रमुख बनाया गया, इसका मंत्रालय क्यों अमित शाह के कंट्रोल में रहेगा। हाँ जी, तो इसमें अगर आप हिंदी वाले के हिसाब से जाएं, सहकारिता मंत्रालय, तो अमित शाह ने 90 के दशक में गुजरात में जो पकड़ थी कांग्रेस की सारे कोऑपरेटिव्स पे, उसको तोड़ा था। उसके बाद से बैंक्स पे और इवन फूड कोऑपरेटिव्स पे, अमूल और इन सब में जो हर जगह कांग्रेस की पकड़ थी उसको तोड़ा था, और उसके बाद से ही बीजेपी को फुल पावर में आने का मौका मिला था। तो यही शायद कोशिश अमित शाह और मोदी की है, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, ये 3 जगह हैं जहां पे कोऑपरेटिव्स काफी स्ट्रांग हैं, और इनको और तमिलनाडु में भी काफी मजबूत है कोऑपरेटिव्स। हाँ जी, तो इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं। पंजाब तो इन्होंने तोड़ ही दिया है दूसरे तरीके से। पंजाब में इन्होंने फार्म बिल्स लाके काफी कुछ काम कर लिया था। तो हिंदी के हिसाब से ये हो सकता है, और इसलिए शायद अमित शाह को ये पोर्टफोलियो दिया गया है। पर उसमें भी मुझे ये समझ आता कि अमित शाह के जो वेबसाइट है उसमें भी यही कहा गया है कि अमित शाह ने, जैसा आपने कहा कि जो अमित शाह ने गुजरात में जो केवल बीजेपी का या गैर कांग्रेसी दलों का एक कोऑपरेटिव पे कंट्रोल था, वो सारा हटा के उन्होंने 1998 तक उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, बीजेपी के कंट्रोल में कर लिया था, और फिर उन्हें शायद सहकारिता के राष्ट्रीय जो उनका मूवमेंट था उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये बात समझ में आती है कि अमित शाह को क्यों इसका प्रमुख बनाया गया। लेकिन अब सवाल वही है कि अंग्रेजी में इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन क्यों है। वही एक क्वेश्चन उठता है। और जब मैंने पहली बार पोर्टफोलियो सुने थे उसी दिन जिस दिन शपथ ग्रहण हुई थी, तो मुझे यही लगा था कि यहाँ पे इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल इश्यूज आते हैं उसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। और थोड़ा थोड़ा पीएम मोदी अपना काम दे रहे हैं अमित शाह को, मुझे ऐसा लगा था। अब ऐसा है कि नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी कुछ सारे अलग अलग मंत्रालय से डायरेक्टली डील नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ विशेष कार्यों पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को अमित शाह के थ्रू करना इस मिनिस्ट्री में हाँ जी डिवॉल्व कर दिया है।
और पीएमओ अब बेसिकली देश की ओवरऑल जो नीति आयोग से करने की कोशिश कर रहे थे और जो एक्चुअली नीति आयोग जिसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ, मेरी फीलिंग ये है कि ये पीएमओ और पीएम अब फोकस करेंगे कि देश की दिशा और दशा पे, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के थ्रू पूरा करवाया जाएगा। तो इससे मोदी के पास बैंडविड्थ फ्री हो जाती है, और मोदी भी अब मोदी 72 या 73 होने वाले हैं इस साल के, मैं नंबर गलत हो सकता है, बट 70 साल के होने वाले हैं। उस उम्र में 16-16, 18-18 घंटे काम करने की लिमिट होती है सबकी। तो आई थिंक वो अपना थोड़ा काम भी डिवॉल्व कर रहे हैं, और वो देश को मोटा मोटा दिशा देने के लिए अमित शाह को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। और सबको पता है इस कैबिनेट में नंबर 2 अमित शाह ही है, चाहे राजनाथ सिंह ओहदे में नंबर 2 बोले जाते हो, पर कंट्रोल तो सारा अमित शाह के पास है। या बिल्कुल। तो आपका मतलब है कि जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि एक जो सीईओ होता है उसमें पहले सारे डिपार्टमेंट देखता है, जब वो सारे डिपार्टमेंट नहीं देखना चाहता है तो मेनली कुछ अपने नीचे किन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दे देता है और उनके थ्रू वो उन डिपार्टमेंट को मॉनिटर करता है। खुद नहीं करता है तो उसके समय बचता है, और उसको उससे जो लार्जर इश्यूज हैं एक्सपेंशन के, कंपनी के एक्सपेंशन के, बिजनेस एक्सपेंशन के, डाइवर्सिफिकेशन के आदि पे कंसंट्रेट करता है। तो शायद मोदी का यही इसके पीछे वो उद्देश्य रहा हो कि वो अमित शाह के थ्रू बाकी सब डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करेंगे, खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, और खुद बेसिक प्रॉब्लम्स पे जो लार्जेस्ट प्रॉब्लम्स है देश की, जिसमें देश के दिशा और गति को बदला जा सके, उन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ये संकेत तो कुछ बात तो लॉजिकल लगती है, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? कॉर्पोरेशन वर्ड क्यों डाला होगा उनके? आई थिंक नेक्स्ट अब उन्हीं के थ्रू आगे राजनाथ सिंह की उम्र भी हो रही है, और दूसरी बात राजनाथ सिंह मोदी के उतने खास नहीं है, और वो भरोसा भी ऑब्वियसली भरोसा है, पर मोदी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए राजनाथ सिंह को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं दी जाए, इसीलिए अमित शाह एग्रेशन नहीं है, ये कहना चाहते हैं ना आप? शायद उनमें उतना एग्रेशन नहीं है, और उतने डायनेमिक भी नहीं दिखते जितने कि अमित शाह दिखते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनका उतना खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं है, एक इमेज का भी सवाल है। अमित शाह की एक उसके अलावा वर्क राजनाथ सिंह, हाँ बोलिए। वो आप जो बोल रहे हो वो सही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो राजनाथ सिंह की वो ब्रॉड बेस्ड आज भी यूपी के बाहर ज्यादा अपील नहीं है, जो अमित शाह की बन रही है धीरे धीरे। आप अगर देखें तो अमित शाह की यूपी में काफी ज्यादा अपील है, गुजरात में तो है ही है, राजस्थान मध्य प्रदेश में भी उनका काफी रिक्वायरमेंट रहती है रैलीज के लिए। तो वो एक थोड़ा वो भी एक बात है। तो अमित शाह नेक्स्ट पीएम के रूप में ज्यादा फिट बैठते हैं, क्योंकि उनका एक अपील है ओवरऑल जनता में आफ्टर नरेंद्र मोदी। अभी मतलब मैंने कुछ पत्रकारों से ये भी सुना था कि अब मोदी और शाह वो गुजरात के होके नहीं रह गए, वो अब भारतीय नेता हो गए, मतलब पूरे हिंदुस्तान के नेता हो गए। तो ये भी एक फैक्टर है, जबकि राजनाथ सिंह अभी केवल यूपी के रहे हैं। और फिर मतलब ये धीरे धीरे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के रूप में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह की ओर। बिल्कुल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और मोदी का जो भी 75 साल के बाद जो प्लान है उसका अब 7 साल 8 साल दिए जा रहे हैं अमित शाह को टू गेट रेडी फॉर इट। तो मतलब यही है कि हिंदी में उन्होंने भले उसका सहकारिता मंत्रालय रखा हो, लेकिन पीछे इसके ये एक भाव छुपा। और दूसरी बात यह है कि सहकारिता मंत्री से कुछ कम्युनिस्ट सोनिया गांधी, शरद पवार आदि को भी कुछ घबराहट तो जरूर होगी, क्योंकि उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, उनको घबराहट होनी भी चाहिए अगर सहकारिता मंत्री हैं। तो सोनिया गांधी को तो इतना नहीं होगा, बट जो रीजनल लीडर्स हैं उनको डर होना चाहिए, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में रखते हैं। केरला के कम्युनिस्ट भी काफी इसको कंट्रोल में रखते हैं। बिल्कुल, तो उनकी फंडिंग बहुत काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो इनकी पॉलिटिकल फंडिंग वहां से आती है। वो अपने सारे घपले इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू रूट करते हैं, जो पैसा मिलता है घपलों से। तो उनको डर तो लगना ही चाहिए डेफिनेटली। और एक तरह से अगर आप देखेंगे तो सॉरी बोलिए। हाँ, और इसके अलावा मेरे ख्याल से इसका
एक तरह से चुनाव में भी उपयोग किया जाता था इस सहकारिता मूवमेंट का। जो सहकारिता मूवमेंट से लोग जुड़े हुए रहते थे डाउन द लाइन, वो भी उसी पार्टी को वोट करते थे जिसका उन पे कंट्रोल होता था। तो यहाँ भी हो सकता है वोट मतलब चुनाव की राजनीति में भी ये एक हथियार की तरह यूज किया जाता हो। सो बिल्कुल करते ही थे। और आई थिंक अगर आपका पैसा किसी बैंक में फंसा है और अगर आपको बैंक का ओनर बोले कि आपको इधर वोट करना है तो आप उधर ही वोट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर दूसरी तरफ गए तो पैसा फंस जाए। हाँ, पैसा फंस गया। और लोन वगैरह देने के बारे में भी इसका एक हथियार की तरह यूज किया करते होंगे। बिल्कुल। हाँ, और अब तो खैर अब तो उनको पूरा जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, तो ये सब एक तरह से अधिकार उनके छीन लिए गए हैं। और राजनीतिक से जुड़े लोगों को भी बैंक के डायरेक्टरशिप आदि पे अब रोक लगा दिया गया है। तो कुल मिला के आप क्या इफेक्ट देखते हैं इसका अंत में अपने इस डिस्कशन को समाप्त करने के लिए? दो चीजें हैं। एक, नेक्स्ट पीएम तो अमित शाह ही हैं, और दूसरा अब शरद पवार कम्युनिस्ट और बंगाल में जो पैसा खाने का सिस्टम है कोऑपरेटिव्स के थ्रू, उनसे जो पैसा खा रहे हैं उनको अब डर लगना चाहिए। और डेफिनेटली जो कोऑपरेटिव बैंक्स में जो लोग आम जनता का पैसा है, जैसा कि अभी रिसेंट पास में देखा गया कि कुछ बैंक बंद हो गए थे तो उससे लोगों का पैसा डूब गया, तो उस पे भी कुछ उनको भी राहत मिलेगी इससे, और भविष्य में ऐसे घोटाले कम होंगे। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका बाबा, आपका इस नए दृष्टिकोण के लिए। और दोस्तों, आपको जरूर ये हमारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। और अगली बार हम डिस्कस करेंगे हमारे पॉलिटिकल हेड बाबा के साथ कि नए जो मंत्री दिए गए हैं उसमें विशेषकर जो अश्विन वैष्णव है, उनकी क्या बैकग्राउंड है और उनको क्यों चुना गया, या और जो दूसरे मंत्री हैं उनके बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और यदि आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में वही, कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा, आपका भी। नमस्ते।